नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। इसमें हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तक हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार में पाठ 7 जलाते चलो, इसके प्रश्नोत्तर पर। जलाते चलो कविता के रचयिता हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। और कविता शुरू करने से पहले आइए जानते हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के बारे में थोड़ा सा, उसके बाद पाठ के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 ईस्वी को आगरा के रोहता नामक ग्राम में हुआ था। इन्हें बच्चों के गांधी के नाम से भी जाना जाता था और शिक्षा दीक्षा इनकी हुई थी आगरा में। पेशे से द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी प्रसिद्ध साहित्यकार थे। आगे चलकर वे उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में अलग अलग जगहों पर अपनी सेवाएं दी थी और आगे फिर वे उत्तर प्रदेश के शिक्षा सचिव बने। प्रयागराज में उन्होंने गुंजन नाम की एक संस्था का निर्माण किया था और इनका निधन 29 अगस्त 1998 ईस्वी को हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बाल गीतायन, यह बाल गीतों का संकलन है, बच्चों के लिए गीतों का इसमें संकलन है। दूसरा संकलन है कातो और गाओ, यह भी बाल गीत संग्रह है और यह 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा उन्होंने 4 और काव्य संग्रह लिखे हैं, 2 खंड काव्य लिखे हैं, 26 बाल साहित्य की पुस्तकें लिखी हैं, 3 कथा संग्रह, 5 पुस्तकें नव साक्षरों के लिए, यानी जिन्होंने अभी अभी पढ़ना सीखा है, जल्दी ही पढ़ना सीखा है, उनके लिए 5 पुस्तकें लिखी थी, तथा 3 शिक्षा की पुस्तकें। और इनकी जो ग्रंथावली है यह 3 भागों में है। यदि हम कवि के रूप में इनकी कुछ बाल गीतों की, जो प्रसिद्ध बाल गीत है, उनकी चर्चा करें तो सबसे पहला बाल गीत इनका है कि हम सब सुमन एक उपवन के। यह कविता भी इन्हीं की है। सोने हाथी घोड़ा पालकी कविता भी द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने ही लिखी है। सोने की कुल्हाड़ी, सूरज सा चमकू मैं, आई रेल, हम हैं सूरज चांद सितारे, जल्दी सोना जल्दी जगना, यदि मैं होता किन्नर नरेश, मैं राजमहल में रहता, बड़ी फेमस कविता है। इसके अलावा सूरज निकला चिड़िया बोली, कलियों ने भी आंखें खोली, भी इन्हीं की कविता है। और वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, यह कविता भी द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने ही लिखी हुई है। आइए अब हम इस कविता से अपनी मित्रता को और घनिष्ठ बना लेते हैं। इसके लिए नीचे कुछ गतिविधियां दी गई हैं। हो सकता है कि इन्हें करने के लिए आप कविता को फिर से पढ़ने की आवश्यकता अनुभव करें। आइए शुरू करते हैं। पहला विभाग है मेरी समझ से, और इसमें प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बात इस कविता में मुख्य रूप से कही गई है। पहला विकल्प है भलाई के लिए कार्य करते रहना, दूसरा विकल्प है दीपावली के दीपक जलाना, तीसरा है बल्ब आदि जलाकर अंधकार दूर करना, और चौथा है तिमिर मिलने तक नाव चलाते रहना। तो इसका उत्तर है भलाई के कार्य करते रहना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यह भी ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है और इसमें भी एक प्रश्न में से 4 विकल्प हैं और एक विकल्प का चुनाव करना है। तो प्रश्न है कि जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। यह वाक्य किससे कहा गया है। विकल्प है तूफान से, मनुष्यों से, दीपकों से और तिमिर से। तो इसका उत्तर है मनुष्यों से। मेरी समझ के अंतर्गत एक अगला प्रश्न है, बहुत ही तर्कपूर्ण प्रश्न है कि अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने यही उत्तर क्यों चुना, यानी जो दोनों विकल्प अभी हमने चुना है उस प्रश्न का वही उत्तर क्यों चुना। तो पहला प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सी बात इस कविता में मुख्य रूप से कही गई है, और हमने उत्तर क्या चुना था कि भलाई के कार्य करते रहना।
अब हमें यह बताना है कि हमने यही उत्तर क्यों चुना। तो इसका उत्तर इस प्रकार हो सकता है कि इस कविता में निराश न होने, चुनौतियों का सामना करने तथा सबके सुख के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है। इसमें कहा गया है, यदि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य समझ ले और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे तो दुनिया सुंदर बन जाएगी। इसलिए इसका सटीक उत्तर हमने चुना था, भलाई के कार्य करते रहना। दूसरा प्रश्न है कि जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। यह वाक्य किससे कहा गया है? और हमने इसका उत्तर क्या चुना था? मनुष्यों से। अब हमें बताना है कि हमने यह उत्तर क्यों चुना था। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि यह पूरी कविता मनुष्यों को संबोधित की गई है, अतः यह वाक्य भी मनुष्यों से ही कहा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और यहां पर हमारा अगला विभाग शुरू होता है, मिलकर करें मिलान। प्रश्न है कि पाठ में चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इनके सही अर्थ या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट, पुस्तकालय या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि मिलान के लिए क्या शब्द और क्या उनके अर्थ और संदर्भ दिए गए हैं। तो शब्द दिया गया है अमावस, पूर्णिमा, विद्युत दिए और युग, तथा अर्थ और संदर्भ में दिया गया है पूर्णमासी, यानी वह तिथि जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। दूसरा दिया गया है विद्युत दिए, अर्थात बिजली से जलने वाले दीपक, बल्ब आदि उपकरण। तीसरा समय, काल, युग, संख्या में 4 माने गए हैं। सतयुग, जिसे सतयुग के नाम से जाना जाता है, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तथा चौथा दिया है अमावस्या, जिस रात आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता। अब हमें इन शब्दों को इनके अर्थ या संदर्भ से मिलाना है। तो आइए मिलाते हैं और देखते हैं कि यह कौन सा शब्द किस अर्थ या संदर्भ से जुड़ा हुआ है। तो इसका उत्तर है, पहला जो है वो चौथे से है, दूसरा पहले से, तीसरा दूसरे से और चौथा तीसरे से। इसे हम एक दूसरे के सामने लिखकर देखते हैं। पहला है अमावस। अमावस पहला जो है वो चौथे के साथ, चौथे अर्थ या संदर्भ के साथ मिल रहा है, और अमावस हम कहते हैं अमावस्या को, जिस रात आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता। दूसरा शब्द है पूर्णिमा। यह जुड़ा है पहले अर्थ या संदर्भ से, और पहला अर्थ या संदर्भ है पूर्णमासी, अर्थात वह तिथि जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। यानी पूर्णिमा क्या है? पूर्णमासी, वह तिथि जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। तीसरा शब्द था विद्युत दिए। तीसरे का मिलान दूसरे से हुआ है। और विद्युत दिए क्या होते हैं कि विद्युत दिए अर्थात बिजली से जलने वाले दीपक, बल्ब आदि उपकरण। तथा चौथा शब्द युग, इसका मिलान तीसरे अर्थ या संदर्भ से हुआ है। तो क्या है? युग का अर्थ होता है समय, काल। युग 4 संख्या में माने गए हैं, यानी युगों की संख्या 4 होती है। पहला है सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर और चौथा कलयुग। वर्तमान में कलयुग चल रहा है। अब अगला विभाग है पंक्तियों पर चर्चा। प्रश्न दिया गया है कि पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आता है? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो आइए पंक्तियां देखते हैं। पंक्ति है, दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। अब प्रश्न क्या था कि आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? तो हमें इसका जो समझ में आया हुआ अर्थ है वह लिखना है। तो देखते हैं इसका उत्तर किस प्रकार दिया जा सकता है। इसका उत्तर हम ऐसे दे सकते हैं कि कवि ने इन पंक्तियों में संदेश दिया है कि संघर्ष और सफलता की कहानी लगातार चल रही है।
हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि अगर एक भी दीपक जल रहा है तो प्रकाश फैलता रहेगा, मानवता फैलती रहेगी। प्रेम, त्याग व ज्ञान का संदेश संसार में फैलेगा और सभी का जीवन सार्थक होगा। आइए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह विभाग सोच विचार के लिए है, और सोच विचार के लिए जो प्रश्न दिया गया है वो इस प्रकार है कि कविता को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और अपनी पुस्तिका में लिखिए। अब कविता पढ़ने के बाद जो प्रश्न है जिसका उत्तर हमें यहां लिखना है वह इस प्रकार है कि पहला प्रश्न है कि कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए किन किन वस्तुओं का उदाहरण दिया गया है। ठीक है, कि जब हम पूरी कविता पढ़ेंगे तो उसमें अंधेरे के लिए हमें किन किन वस्तुओं के उदाहरण दिए गए हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए निम्नलिखित वस्तुओं के उदाहरण दिए गए हैं। पहला है अमावस, दूसरा है निशा, तीसरा है तिमिर की सरिता, चौथा है तिमिर की शिला, पांचवा है पवन और छठा है तूफान। यानी ये जो शब्द हैं यह कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए प्रयोग किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं इसी विभाग में, ख। यह प्रश्न है कि यह कविता आशा और उत्साह जगाने वाली कविता है। इसमें क्या आशा की गई है और यह आशा क्यों की गई है। प्रश्न है कि जो यह कविता है यह आशा और उत्साह जगाती है। अब कह रहे हैं कविता में आशा क्या की गई है और जो आशा की गई है वह आशा क्यों की गई है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि यह कविता जीवन रूपी दीप में स्नेह व अपनत्व का तेल भरकर हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इस कविता के द्वारा निराशा के बीच ही आशा की एक किरण दिखाई देती है। मानवता और विश्व कल्याण के लिए हमें महापुरुषों के पदचिन्हों पर चलना होगा। प्रेम, सद्भावना और सौहार्द से ही जीवन खुशहाल बनता है। कविता मनुष्य के हृदय में विश्व बंधुत्व की आशा जागृत करती है। इसी विभाग का अगला प्रश्न है, ग। कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात कही गई है। इसका उत्तर क्या हो सकता है देखते हैं। इसमें उत्तर लिख सकते हैं हम, कविता में आशा तथा स्नेह से भरे दीपक जलाने और बिना स्नेह वाले विद्युत दिए बुझा देने की बात कही गई है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि बनावटी वस्तुएं मानवता के विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। तो यह रहा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला विभाग है कविता की रचना, यानी हम कविता किस प्रकार रच सकते हैं और देखते हैं इसमें प्रश्न क्या है। दिया गया है कि जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। इन पंक्तियों को अपने शिक्षक के साथ मिलकर लय सहित बोलने का प्रयास कीजिए। अपने हाथों से ताल भी दे सकते हैं। दोनों पंक्तियों को गाने या बोलने में समान समय लगा या अलग अलग। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि इन पंक्तियों को बोलने या गाने में लगभग एक समान समय लगता है। केवल इन दो पंक्तियों को ही नहीं, इस कविता की प्रत्येक पंक्ति को गाने या बोलने में लगभग समान समय ही लगता है। इस विशेषता के कारण यह कविता और अधिक प्रभावशाली हो गई है। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको और भी अनेक विशेष बातें दिखाई देंगी। अब प्रश्न है कि इस कविता को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस कविता की विशेषताओं की सूची बनाइए। जैसे एक विशेषता बताई गई है कि इस कविता की पंक्तियों को 2-4 के क्रम में बांटा गया है, अर्थात पहले 2 लाइनें हैं एक साथ, फिर 4 लाइनें एक साथ। और जो आप सूची बनाएंगे विशेषताओं की, उसे अपनी क्लास में दूसरे बच्चों के साथ साझा भी करनी है, दूसरे बच्चों को भी देना है। तो इसका उत्तर हम किस प्रकार दे सकते हैं या इनमें हमें क्या क्या विशेषताएं मिलती हैं, आइए देखते हैं। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि कविता में तुक का प्रयोग किया गया है। दूसरी विशेषता हम लिख सकते हैं कविता में तत्सम शब्दावली। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो तत्सम शब्दावली के हैं और प्रयोग किए गए हैं। तो दूसरा विशेषता हम ये बता सकते हैं, दूसरी विशेषता कि कविता में तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तीसरी विशेषता है कि कविता में निराश न होने की प्रेरणा दी गई है।
और चौथी विशेषता हम लिख सकते हैं कि कविता का लय और तुक बनाए रखने के लिए कई शब्दों के रूपों में परिवर्तन किया गया है, कई शब्द के रूप बदल दिए गए हैं। तो ये 4 विशेषताएं हैं। 5वीं विशेषता प्रश्न में ही दी गई है कि कविता को 2-4-2-4 के क्रम में बांटा गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का यह उत्तर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर फिर से मिलान वाला विभाग आया है और इसके अंदर देखते हैं क्या है। कह रहे हैं स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई है, मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़ना है। यानी एक तरफ कुछ पंक्तियां दी गई हैं, दूसरी तरफ दूसरी पंक्तियां दी हैं। पहले स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में पंक्तियों के भाव जो हैं वो आपस में मिल रहे हैं। हमें यह मिलान करना है कि कौन सी पंक्ति का भाव किस पंक्ति में दूसरे स्तंभ में मिल रही है। तो आइए देखते हैं क्या क्या पंक्तियां दी गई हैं। तो पंक्ति दी गई है, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा, और स्तंभ 2 में है, विश्व की भलाई का ध्यान रखे बिना प्रगति करने से कोई लाभ नहीं होगा। स्तंभ 2 में पंक्ति है दूसरी कि जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। तो स्तंभ 2 में दूसरी पंक्ति है, विश्व में सुख शांति कम क्यों होती जा रही है। स्तंभ 1 में तीसरी पंक्ति है, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। और स्तंभ 2 में तीसरा है कि विश्व की समस्याओं से एक न एक दिन छुटकारा अवश्य मिलेगा। और स्तंभ 1 में चौथी पंक्ति है कि बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यो न पथ मिल सकेगा। तो स्तंभ 2 में चौथी पंक्ति है कि दूसरों के सुख चैन के लिए प्रयास करते रहिए। अब स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में पंक्तियों के सामने जो उनका अर्थ है या भाव है वो नहीं लिखा है। तो आइए हम तीर खींचकर मिलान करते हैं कि किस पंक्ति का भाव कहां पर लिखा हुआ है। तो पहली पंक्ति है, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा, और स्तंभ 2 में इसका भाव है तीसरा कि विश्व की समस्याओं से एक न एक दिन छुटकारा अवश्य मिलेगा। इसी तरह दूसरी पंक्ति है, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। अब स्तंभ 2 में इसका कौन सा अर्थ है, तो वह अर्थ है चौथा, यानी दूसरी पंक्ति का जो भाव है वह चौथी पंक्ति स्तंभ 2 में है कि जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। तो इसका भाव होगा कि दूसरों के सुख चैन के लिए प्रयास करते रहिए। तीसरी पंक्ति है, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। इसका क्या अर्थ होगा, स्तंभ 2 में यह दूसरी पंक्ति से इसका भाव मिलता है कि विश्व में सुख शांति क्यों कम होती जा रही है। तथा चौथा स्तंभ 1 की चौथी पंक्ति है, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यो न पथ मिल सकेगा। और स्तंभ 2 में पहला जो है वो रिक्त है। तो यह निश्चित रूप से स्तंभ 1 की चौथी पंक्ति स्तंभ 2 के पहली पंक्ति से जुड़ती है, जिसका अर्थ है कि विश्व की भलाई का ध्यान रखे बिना प्रगति करने से कोई लाभ नहीं होगा। यानी बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यो न पथ मिल सकेगा का भाव होगा कि विश्व की भलाई का ध्यान रखे बिना प्रगति करने से कोई लाभ नहीं होगा। तो ये रहा मिलान। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अगले विभाग में चलते हैं जो है अनुमान और कल्पना से, और देखते हैं इसका प्रश्न। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए कि दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। दीपक और तूफान की यह कौन सी कहानी हो सकती है जो सदा से चली आ रही है, प्रश्न है। यानी 2 पंक्तियां दी गई हैं और उस पर आधारित प्रश्न पूछा गया है कि दीपक और तूफान की यह कौन सी कहानी हो सकती है जो सदा से चली आ रही है। इसका उत्तर हम इस प्रकार दे सकते हैं कि दीपक और तूफान एक दूसरे के विरोधी हैं। तूफान हमेशा दिए को बुझा देता है। दिया जो मानवता की आशा का प्रतीक है, समस्याओं अर्थात तूफान से लड़ता रहता है। यह लड़ाई सदियों से चलती चली आ रही है। जब जब तूफान ने दिए को बुझाया तब तब वह फिर से जलकर अंधेरे के खिलाफ खड़ा हुआ है, और यह लड़ाई सदा से चली आ रही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। ये 2 पंक्तियां दी गई और प्रश्न पूछा गया है कि दीपक की यह सोने जैसी लौ क्या हो सकती है जो अनगिनत सालों से जल रही है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे
कि दीपक की लौ स्वर्ण के समान ही चमकती है और प्रकाश फैलाती है। यहां सोने जैसी लौ हमारी आशा हो सकती है, जो दीपक की भांति हमारे मन में अनगिनत सालों से जल रही है और जलती रहेगी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, इसमें शब्दों के रूप को लेकर के प्रश्न बनेंगे। इसका विभाग शब्दों के रूप है और यहां पर लिखा गया है कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी। अमावस को अंडरलाइन किया गया है तो उसे आप ध्यान रखेंगे। और प्रश्न है कि अमावस का अर्थ होता है अमावस्या। इन दोनों शब्दों का अर्थ तो समान है, लेकिन इनके लिखने बोलने में थोड़ा अंतर है। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं तथा इनसे मिलते जुलते शब्द कविता से खोजकर लिखना है, और ऐसे ही कुछ अन्य शब्द आपस में चर्चा करके खोजिए और लिखिए तथा उनके अर्थ भी बताइए। अब पहला शब्द दिया है जैसे दिया, दूसरा है उजेला, तीसरा है अनगिन, चौथा जो हमने खोजा वह है दिन, पांचवा है धरा, छठा है सिल। अब देखते हैं इनका अर्थ क्या होता है या इनका मानक रूप क्या होता है। कि जैसे हमने अमावस शब्द लिखा है और उसका मानक रूप अमावस्या होता है, तो ऐसे ही दिया, उजेला, अनगिन, दिन, धरा और शिल का मानक रूप क्या होता है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे कि दिया को दीपक कहते हैं, उजेला को उजाला कहते हैं, अनगिन को अनगिनत कहते हैं, दिन को दिवस कहते हैं, धरा को धरती और सिल को शिला कहते हैं। तो ऐसे और भी एक आध दो शब्द अगर आप खोज पाएं प्रश्न में, कविता में, कि जिसका मानक रूप कुछ और होता है और वहां पर अमानक रूप या पुराना रूप लिखा गया है कविता की आवश्यकता के अनुसार। आइए अब आगे चलते हैं और अगला विभाग है अर्थ की बात। इसका जो प्रश्न है कि जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। अब इसमें जो चलो शब्द है, अगर वहां पर रहो शब्द रखकर पढ़ना हो तो प्रश्न यह है कि इस शब्द के बदलने से पंक्ति के अर्थ में क्या अंतर आ रहा है। अपने समूह में चर्चा कीजिए। यानी जहां पर जलाते चलो लिखा गया है वहां पर जलाते रहो कर दिया जाए तो फिर पंक्ति के अर्थ में क्या अंतर आएगा। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखते हैं कि दी गई पंक्ति में चलो के स्थान पर रहो कर देने से पंक्ति के अर्थ में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर से अर्थ है कि प्रत्येक दिए अर्थात मानव को स्नेह से परिपूर्ण करते चलो, जबकि जलाते रहो ये दिए स्नेह भर भर का अर्थ है कि कोई एक ही दिया है जो बार बार बुझ जा रहा है, उसे जलाते रहने की बात की गई है। यानी जलाते चलो कहने से विराट रूप में यानी अधिकतम रूप में दिए के जलाने की बात हो रही है, और जलाते रहो कहने से किसी एक ही दीप के जो बार बार बुझ जा रहा है उसे जलाने की बात हो रही है। तो शब्दों के परिवर्तन से अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, कविता में प्रत्येक शब्द का अपना विशेष महत्व होता है। यदि वे शब्द बदल दिए जाएं तो कविता का अर्थ भी बदल सकता है और उसकी सुंदरता में भी अंतर आ सकता है। अब नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं। पंक्तियों के सामने लगभग समान अर्थों वाले कुछ शब्द दिए गए हैं। आप उनमें से वह शब्द चुनिए जो पंक्ति में सबसे उपयुक्त रहेगा। और पंक्तियां क्या है कि बहाते चलो, और 3 शब्द दिए गए हैं, नया, नाव और नौका। हमें इसमें से चुन करके एक शब्द इस बीच में लगाना है। तो हम प्रयोग कर रहे हैं कि बहाते चलो नया तुम वह निरंतर। यहां पर लाइन का बहाव जो है वो रुक रहा है। दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं कि बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर। तो नाव शब्द इसमें सबसे बेहतर बैठ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नाव। और कभी तो तिमिर का तट मिलेगा, तीर मिलेगा कि किनारा मिलेगा। तो मात्राएं पूरी हो, पहली लाइन से मिलती जुलती हो, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त शब्द किनारा रहेगा कि कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। इसी तरह दूसरा प्रश्न है कि रहेगा, फिर खाली स्थान है, पर दिया एक भी यदि। तो इसमें हम प्रयोग करेंगे धरा, धरती या भूमि। तो इसमें से क्या प्रयोग करेंगे कि रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि। तो सबसे सटीक शब्द इस पे बैठ रहा है धरा।
और कभी तो निशा को प्रातः मिलेगा, सुबह मिलेगा या सवेरा मिलेगा। तो कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। निशा माने रात्रि होती है, सवेरा माने सुबह होता है। हालांकि तीनों पर्यायवाची सुबह के ही हैं, लेकिन कविता की आवश्यकता के अनुसार यहां सबसे फिट शब्द जो बैठ रहा है, सबसे अच्छा शब्द बैठ रहा है, वो सवेरा है। तो पहली पंक्ति में धरा और दूसरी में सवेरा। इसका उत्तर हम इसी प्रकार लिखेंगे, पहली पंक्ति में हम धरा लिखेंगे और दूसरी में सवेरा। प्रश्न 3 है कि जलादीप पहला तुम्ही ने, खाली स्थान है और की, और दूसरी पंक्ति है चुनौती, खाली स्थान बार स्वीकार की थी। तो कविता पढ़ेंगे तो कविता में तो इसकी जगह पर लाइनें दी गई हैं, हालांकि हम इसे अपने आप से मिलाने की कोशिश करते हैं कविता की ताल के आधार पर। तो फिर हम देखते हैं कि जलादीप पहला तुम्ही ने, अंधकार की नहीं अच्छा है, तिमिर की ठीक पड़ रहा है, अंधेरे की ये भी ठीक नहीं है। तो यहां पर सबसे सटीक शब्द है तिमिर। और चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी कि अव्वल बार स्वीकार की थी कि पहली बार स्वीकार की थी। चुनौती पहली बार स्वीकार की थी, नहीं ठीक है, प्रथम बार स्वीकार की थी, सही है, यानी प्रथम सबसे सही इस पर बैठ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहली पंक्ति में तिमिर और दूसरी में प्रथम। आइए कुछ प्रतीकों पर बात करते हैं, यह विभाग प्रतीक के अंतर्गत है। लाइन दी गई है कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। अब यहां निशा का अर्थ रात है और सवेरा का अर्थ है सुबह। अब आपने अनुभव किया कि इस कविता में इन दोनों शब्दों का प्रयोग रात और सुबह के लिए नहीं प्रयोग किया गया है। अपने समूह से चर्चा करके पता लगाइए कि निशा और सवेरा का इस कविता में क्या अर्थ हो सकता है। संकेत के लिए दिया गया है कि निशा अंधेरे से जुड़ा हुआ है और सवेरा उजाले से जुड़ा हुआ है। तो सीधी सी बात है कि जो निशा है वह निराशा को प्रदर्शित करती है और सवेरा जो है हमारी आशाओं का प्रतीक है। हालांकि इसके अलावा और भी शब्द मिल सकते हैं, तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या क्या हो सकता है। इस कविता में निशा और सवेरा के निम्नलिखित अर्थ हो सकते हैं। पहला, निशा को हम निराशा भी कह सकते हैं, हताशा कह सकते हैं, हार, अंधेरा और रात कह सकते हैं। और जबकि जो सवेरा है उसे हम उजाला, प्रकाश, उत्साह, ऊर्जा और आशा से जोड़ सकते हैं, उससे मिला सकते हैं। तो इसका उत्तर यह हो जाएगा कि इसके अलग अलग निशा और सवेरा के अलग अलग क्या अर्थ हो सकते हैं। तो निशा का अर्थ होगा निराशा, हताशा, हार, अंधेरा और रात, तथा सवेरा का अर्थ होगा उजाला, प्रकाश, उत्साह, ऊर्जा और आशा। आगे बढ़ते हैं प्रतीक में ही। अगला प्रश्न है कि कविता से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में मिलकर इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें उपयुक्त स्थान पर लिखिए। कुछ शब्द चुनकर दिए गए हैं, उन्हें उनकी जगह पर लिखना है। अब शब्द क्या है? दिए, अंधेरा, अमावस, पूर्णिमा, दिवस, तिमिर, नाव, किनारा, शिला, ज्योति, उजेला, तूफान, लौ, स्वर्ण, जलना और बुझना, ये शब्द हैं। अब इन्हें लिखना कहाँ है, उसके लिए विभाग तय किए गए हैं। और विभाग कौन सा है कि सबसे पहले तो ये पंक्तियां, ये शब्द हम ऊपर लिख दे रहे हैं और यहां पर हमें सवेरा, सवेरा के लिए जो शब्द है या सवेरा इनमें से किन को इंगित कर रहा है, किन से जुड़ा हुआ है, उनको लिखना है। तो हमें लिखना कहाँ है? ये बादल जैसे छोटे छोटे बना करके दिए गए हैं, इसमें हमें सवेरा से जुड़े हुए शब्द लिखने हैं। तो सवेरा से जुड़ा हुआ शब्द पहला है दिवस, दूसरा है ज्योति, तीसरे है दिए, चौथा है उजेला, पांचवा है पूर्णिमा, छठा लौ, सातवां जलना, आठवां स्वर्ण और नवां किनारा। इसी तरह हमें निशा से भी जुड़े हुए शब्द लिखने हैं इसी प्रकार के बादल में। और हम क्या लिखेंगे? निशा से जुड़ा हुआ शब्द अंधेरा, अमावस, तिमिर, तूफान, बुझना, नाव और शिला। यानी जो जो शब्द निशा या निराशा को इंगित करते हैं, उसकी तरफ संकेत करते हैं, हमें उन्हें यहां लिखना था। तो हम इस प्रकार लिख पाएंगे। आइए प्रतीक में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि अपने समूह से मिलकर निशा और सवेरा के लिए कुछ और शब्द सोचिए और लिखिए। संकेत जैसे नीचे दिए गए चित्र को देखिए और विचार कीजिए। अब चित्र कौन कौन सा है वो भी देख लीजिए। यहाँ पर एक पहाड़ पर आदमी चढ़ा हुआ है विजयी मुद्रा में,
दूसरा पहाड़ खाली है, तीसरे चित्र में घुप अंधेरी रात है और चौथे में दिन है। आइए उसका उत्तर देखते हैं। कुछ चित्र और दिए गए हैं, फूल खिले हुए हैं, अंधेरा हो रहा है, सुबह उजाला का निकल रहा है और फूल खिला हुआ है। तो हम इसमें हमें लिखना क्या है, निशा और सवेरा के लिए कुछ और शब्द लिखने हैं। तो हम वे शब्द कौन से लिख सकते हैं? अब निशा के लिए हम लिख सकते हैं रात्रि, अमा, रजनी, राका। ये सभी रात्रि की पर्यायवाची, निशा की पर्यायवाची हैं। और सुबह के लिए हम लिख सकते हैं सुबह, भोर और भिनसार। ये सब सुबह के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका उत्तर बस इतना ही होगा। आगे बढ़ते हैं और ये नया विभाग है पंक्ति से पंक्ति। पंक्ति है, जलादीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। अब कह रहे हैं कि इस कविता की इस पंक्ति को वाक्य के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं कि तुम्ही ने पहला दीप जला तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। यानी जो पंक्ति में लिखा गया है, कविता की पंक्तियों में लिखा गया है, जहां पर व्याकरण का कोई नियम लागू नहीं होता, उसे जब हम वाक्य के रूप में लिखते हैं और व्याकरणबद्ध लिखते हैं तो सबका स्थान फिक्स होता है और उसके हिसाब से हम व्याकरण के नियमों के हिसाब से लिखते हैं। वाक्य जिस प्रकार से बनता है उस प्रकार से लिखते हैं। अब प्रश्न है कि नीचे दी गई पंक्तियों को इसी प्रकार वाक्यों में परिवर्तित करना है, बदल करके लिखना है। पंक्तियां कौन कौन सी हैं? बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर। दूसरी पंक्ति है जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। तीसरी पंक्ति है बुझाओ इन्हें यो न पथ मिल सकेगा। चौथी पंक्ति है मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। अब हम इसे लिखेंगे कैसे वाक्य के रूप में, तो देखते हैं। पहली पंक्ति का होगा कि तुम वह नाव निरंतर बहाते चलो। दूसरी पंक्ति को हम वाक्य में लिखेंगे ये दिए स्नेह भर भर जलाते चलो। तीसरी पंक्ति को हम वाक्य के रूप में लिखेंगे इन्हें बुझाओ यों पथ न मिल सकेगा। और चौथी पंक्ति का जो वाक्य रूपांतरण होगा वह होगा कि मगर आज विश्व पर दिवस में ही अमावस सी निशा क्यों घिरी चली आ रही है। तो इस प्रकार हमें पंक्तियों का वाक्य में परिवर्तन करना था। आगे बढ़ते हैं। सा, सी, से का प्रयोग। सादृश्यता के लिए ऐसा प्रयोग होता है, एक समान दर्शाने के लिए। आइए प्रश्न देखते हैं कि घिरी आ रही है अमावस निशासी, स्वर्णसी जल रही और जलती रहेगी। यहां पर निशासी और स्वर्णसी अंडरलाइन है, रेखांकित है। अब इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं कि इन पंक्तियों में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची है, इनमें सी पर ध्यान दीजिएगा। यहां सी शब्द समानता दिखाने के लिए प्रयोग किया गया है। सा, सी, से का प्रयोग जब समानता दिखाने के लिए किया जाता है तो इनसे पहले योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब आप भी विभिन्न शब्दों के साथ सा, सी, से का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से 5 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अब हमें अपने से ये पंक्तियां लिखनी है तो हम इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि पहली लाइन है कि काली रात ब्याल के फन सी फैलती चली जा रही है। ब्याल माने सर्प होता है, ठीक है। दूसरी पंक्ति हम लिख सकते हैं सरिता का मुखमंडल चांद सा चमक रहा है, यानी चांद के समान चमक रहा है। तीसरी पंक्ति हम लिख सकते हैं छोटे बालकों का मन गंगा जल सा निर्मल होता है, यानी उसे गंगा जल के समान बताया गया है। चौथी पंक्ति हम लिख सकते हैं आजकल नए लड़के मोटरसाइकिल भी हवाई जहाज सा चलाते हैं। और पांचवी पंक्ति हम लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों का व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद सा होना चाहिए। तो ये 5 पंक्तियां हैं जिन्हें हम सा, सी, से का प्रयोग करके लिख सकते हैं, जो सादृश्यता या समानता दर्शाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं पाठ से आगे, और इसके अंतर्गत हम आपकी बात पर चर्चा करते हैं। प्रश्न है रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। अब कह रहे हैं कि यदि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य समझ ले और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे तो पूरी दुनिया सुंदर बन जाएगी। आप भी दूसरों के लिए प्रतिदिन बहुत से अच्छे कार्य करते होंगे, अपने उन कार्यों के बारे में बताइए। अब प्रश्न यह है कि हम दूसरों के लिए कौन कौन से अच्छे कार्य करते हैं, हमें इसके बारे में बताना है। तो हालांकि ये सबका उत्तर अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं एक सामान्य उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसमें विद्यार्थी
अपने उन कार्यों के बारे में लिखेंगे जिनसे किसी दूसरे को कोई लाभ या फायदा हो। जैसे कभी किसी असहाय व्यक्ति को सड़क पार करा देना, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन दे देना, किसी व्यक्ति को पता सही सही बता देना, और कभी किसी प्यासे व्यक्ति को पानी पिला देना। हालांकि इस तरह के और भी बहुत से काम हैं जो आप करते हैं और जिससे दूसरों का फायदा होता है, तो आप उन्हें इन पंक्तियों में और बढ़ा करके लिख सकते हैं, या जो आप पर लागू होती है आप उसे लिख सकते हैं। इसी तरह अगला प्रश्न है पाठ से आगे में कि इस कविता में निराश न होने, चुनौतियों का सामना करने और सबके सुख के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है। यदि आपको अपने किसी मित्र को निराश न होने के लिए प्रेरित करना हो तो आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे, अपने समूह में बताइए। अब मान लीजिए आपका कोई मित्र है, वह निराशा की तरफ जा रहा है, आपको उसे निराश नहीं होने देना है, तो आप उसे किस तरह से बात करेंगे, उसे क्या समझाएंगे। तो एक सामान्य उत्तर देने का प्रयास मैं कर रहा हूं, आप चाहें तो इसका उत्तर अपने अनुसार लिख सकते हैं। आप उदाहरण से समझ जाएंगे कि क्या इसमें लिखना है, उस हिसाब से आप अपने निजी जीवन के हिसाब से आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो देखिए उत्तर क्या है। यदि मेरा कोई मित्र निराशा की ओर बढ़ेगा तो सबसे पहले मैं उसे ढांढस दिलाऊंगा और कहूंगा कि हार जीत तो लगी रहती है, मनुष्य को अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए। यदि तुम अपना कार्य मेहनत और ईमानदारी से करोगे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा काम है कर्म करना, फल देना तो ईश्वर का कार्य है। जब उचित समय होगा तब वे अवश्य कर्म का फल प्रदान करेंगे। तो इस तरह हम अपने मित्र को ढांढस बढ़ाएंगे और उसमें आशा का संचार करेंगे। आप भी चाहें तो इसमें बदलाव करके, या आप जिस तरह से अपने किसी दोस्त को दिलासा देते हैं कि वह निराश ना हो, तो आप इसमें उसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आपको कभी किसी ने कोई कार्य करने के लिए प्रेरित किया, कब, कैसे, उस घटना के बारे में बताइए। यानी इसमें आपको वह बात बतानी है जब आपको किसी ने किसी अच्छे कार्य के लिए प्रेरित किया हो। जैसे मैं अपना उदाहरण इसमें बता दे रहा हूं, आप उससे समझ जाएंगे कि इसमें किस तरह का उत्तर देना है। आप चाहें तो उसे लिखिए, अन्यथा कोई और लिखिए। हालांकि कोई और लिखेंगे, अपनी निजी घटना लिखेंगे तो वह ज्यादा बेहतर रहेगा, पर लिखना कैसे है वह इस उत्तर के माध्यम से आप देख सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर के रूप में विद्यार्थी उस घटना के बारे में लिखेंगे जब उन्हें उनके माता पिता, गुरु, मित्र, सहयोगी या पड़ोसी ने कोई अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित किया हो, जिसकी वजह से आपने कोई अच्छा कार्य किया हो या उसकी शुरुआत की हो। जैसे पहले मैं बेरोजगार था, इधर उधर घूमा करता था, मेरे पड़ोसी एक चाचा जी ने मुझे विभिन्न नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए प्रेरित किया, जिसकी वजह से मैंने पढ़ना शुरू किया और आज मैं एक शिक्षक बन सका। तो ऐसे ही आपके जीवन में भी आपको किसी ने कुछ न कुछ करने की प्रेरणा दी होगी। हो सकता है आप अभी लक्ष्य तक न पहुंचे हो, पर उसकी तैयारी में लग गए हो, तो आप उस बात का भी इसमें जिक्र कर सकते हैं। पाठ से आगे हम अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में जानने जा रहे हैं। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी। आप अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा के होने के क्या कारण हैं? आप आकाश में रात को चंद्रमा अवश्य देखते होंगे। क्या चंद्रमा प्रतिदिन एक सा दिखाई देता है? नहीं, चंद्रमा घटता बढ़ता दिखाई देता है। आइए जानते हैं कि ऐसा कैसे होता है। आप जानते ही हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जबकि पृथ्वी सूर्य की करती है। आप यह भी जानते हैं कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। लेकिन पृथ्वी के कारण सूर्य के कुछ प्रकाश को चंद्रमा तक जाने में रुकावट आ जाती है। इससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जो प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। सूरज का जो प्रकाश बिना रुकावट चंद्रमा तक पहुंच जाता है, उसी से चंद्रमा चमकदार दिखता है। और इसी छाया और उजले भाग की आकृति में आने वाले परिवर्तन को चंद्रमा की कला कहते हैं।
चंद्रमा की कला धीरे धीरे बढ़ती रहती है और पूर्णिमा की रात चंद्रमा पूरा दिखने लगता है। इसके बाद कला धीरे धीरे घटती रहती है और अमावस्या वाली रात को चंद्रमा दिखाई नहीं देता। चंद्रमा की कलाओं के घटने के दिनों को कृष्ण पक्ष कहते हैं। कृष्ण शब्द का एक अर्थ काला भी होता है। इसी प्रकार चंद्रमा की कलाओं के बढ़ने के दिनों को शुक्ल पक्ष कहते हैं और शुक्ल शब्द का एक अर्थ उजला भी होता है। यह एक चित्र आपके सामने है और इसमें बताया गया है कि पूर्णिमा कब होती है और वहां से फिर कृष्ण पक्ष होते हुए अमावस्या होता है। अमावस्या से शुक्ल पक्ष घूमते घूमते फिर से पूर्णिमा है और यह क्रम पूरा चलता रहता है। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए और अगले पृष्ठ पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया, इसे ध्यान से देख लेना है। अब नीचे दिए गए चित्र में अमावस्या, पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को पहचानिए और ये नाम उपयुक्त स्थानों पर लिखिए। चित्र ये दिया गया है। कहा गया है कि इसमें से हमें पहचानना है कि कृष्ण पक्ष कौन सा है, शुक्ल पक्ष कौन सा है, अमावस्या कौन सी है और पूर्णिमा कौन सा है। तो आइए देखते हैं हम इन्हें कहां लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम अमावस्या लिखते हैं। जिस दिन चांद एकदम दिखाई नहीं पड़ रहा है वह होती है अमावस्या। और अमावस्या से आगे जब हम बढ़ते हैं पूर्णिमा की तरफ तो वह होता है शुक्ल पक्ष। यानी धीरे धीरे उजाला इसमें बढ़ता चला जाता है। तो यह शुक्ल पक्ष चल रहा है 14-15 दिन और 15वें दिन होगा पूर्णिमा और पूर्णिमा होती है यहां पर। जबकि पूर्णिमा के बाद जब हम अमावस्या की तरफ बढ़ते हैं तो धीरे धीरे चंद्रमा की रोशनी या कला जो है वो कम होती चली जाती है और इसे हम कहते हैं कृष्ण पक्ष। जिस दिन चांद एकदम दिखाई नहीं पड़ता उस दिन अमावस्या होती है और जिस दिन चांद पूरा दिखाई पड़ता है उस दिन पूर्णिमा होती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। पाठ से आगे में अगला विभाग है तिथि पत्र। आपने तिथि पत्र, जिसे कैलेंडर भी कहते हैं, इसे अवश्य देखा होगा। साल के सभी महीनों की तिथियों की जानकारी दी जाती है इसमें और वह इस प्रकार का होता है। यहां तिथि पत्र के 1 महीने का पृष्ठ दिया गया है, इसे देखिए और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तिथि पत्र देख लीजिए, ये जनवरी 2023 का है, जो 1 तारीख 10वीं, जो शुक्ल पक्ष की 10वीं है, उससे शुरू हो रहा है रविवार दिन से और 10वीं को ही शुक्ल पक्ष की 31 तारीख मंगलवार को समाप्त हो रहा है। तो इसको ध्यान से देखना है और इस पर आधारित जो है उन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए, अपनी किताब में भी देखते रहिए, फिर हम प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि एक साथ सारे प्रश्न यहां पर एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए इसको हमें अलग से भी देखना पड़ेगा। आइए देखते हैं। अब प्रश्न है, दिए गए महीने में कुल कितने दिन हैं। दूसरा प्रश्न है, पूर्णिमा और अमावस्या किस दिनांक और वार को पड़ रही है। तीसरा प्रश्न है, कृष्ण पक्ष की सप्तमी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी में कितने दिनों का अंतर है और इस महीने में कृष्ण पक्ष में कुल कितने दिन हैं तथा वसंत पंचमी की तिथि बताइए कौन सी डेट को थी। तो फिर हम इसका उत्तर उसी कैलेंडर से देख करके लगा सकते हैं कि पहला तो इसमें 31 दिन है, महीने में कुल 31 दिन होते हैं क्योंकि जनवरी 31 दिन की होती है। इस महीने में जो पूर्णिमा की तारीख है वह 6 तारीख है और दिन शुक्रवार है, जबकि अमावस्या 21 तारीख को पड़ रही है शनिवार को। कृष्ण पक्ष की सप्तमी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी में कुल 15 दिनों का अंतर है और इस महीने में कृष्ण पक्ष कुल 15 दिन के हैं और वसंत पंचमी 26 जनवरी को पड़ रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज की पहेली, यह एक वर्ग पहेली दी गई है और इसमें ढूंढना क्या है कि समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। अंडरलाइन है पवन, रेखांकित है। पवन शब्द का अर्थ है हवा। नीचे एक अक्षर जाल दिया गया है, इसमें पवन के लिए उपयोग किए जाने वाले अलग अलग नाम या शब्द छिपे हैं। आपको उन्हें खोजकर उन पर घेरा बनाना है, जैसा हमने एक पहले से बना दिया है। अब देखते हैं कि आप कितने सही नाम या शब्द खोज पाते हैं। तो आइए अब इसका उत्तर देखते हैं कि कितने हमको मिलते हैं। ठीक है, पहला उत्तर है अनिल, पवन, समीर, बयार, वात, वायु और मारुत। मुझे इसमें इतने शब्द मिले
अब इन पर घेरा लगाते हैं। पहला है अनिल, तो आप देखिए अनिल पर घेरा लग गया। दूसरा है पवन, दिखाई पड़ गया आपको। तीसरा है समीर। चौथा है बयार। पांचवा है वात। छठा है वायु और सातवां है मारुत। तो ये इतने शब्द मुझे दिखाई पड़े हैं। यदि आपको एक आध और मिले तो आप उन्हें भी ढूंढ सकते हैं, नहीं तो इतने से काम चल सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं खोजबीन के लिए। कविता से संबंधित कुछ रचनाएं दी गई हैं। इन्हें पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से पढ़ें, देखें व समझें। किताब में QR कोड एक दिया गया है, अगर आप उसे स्कैन करेंगे तो ये जो कविताएं हैं ये आपको दिखाई पड़ जाएंगी। कविताएं कौन सी दी गई हैं? हम सब सुमन एक उपवन के, इसी कवि की लिखी हुई कविता है। बढ़े चलो, रोज बदलता कैसे चांद का पहला भाग और रोज बदलता कैसे चांद का दूसरा भाग। तो इसे हम QR कोड की सहायता से देख सकते हैं। इन्हें हम जो है वो गूगल पर ढूंढ सकते हैं इसी कीवर्ड को टाइप करके। इन्हें हम YouTube पर सुन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, या इन्हें हम अपनी पुस्तकालय में अगर किताबें मिलती हैं तो हम उसमें भी ढूंढ सकते हैं। तो इसे हम यहाँ से पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ, उसकी व्याख्या के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। वीडियो बनाने में ठीक ठाक मेहनत लग रही है, तो आप लोगों का सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है मेरा हौसला बनाए रखने के लिए, और आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप प्रश्नों के उत्तर सटीक, आसान और समय से प्राप्त करें। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।